तो ये आपके पास ड्वेल पीरियड है। तो होप्स हो कि आपको ना पेरिटोनियल डायलिसिस की समझ आ चुकी होगी। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है हीमोडायलिसिस, ठीक है ना, जो कि इससे थोड़ा सा ज्यादा इजी है, ठीक है। हीमोडायलिसिस मींस क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। हीमो मींस ब्लड, डायलिसिस मीन क्लीनिंग। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन, हम सिंपली उसको मशीन से गुजारते हैं जिसका नाम है डायलाइजर, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इट इज द कॉमन टाइप ऑफ डायलिसिस, ठीक है ना, ये ज्यादा कॉमनली हो रही है। बिफोर वी स्टार्ट हमें पता होना चाहिए कि डायलाइजर क्या है। डायलाइजर एक मशीन है जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, जो कि हीमोडायलिसिस के लिए यूज हो रही है। और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, आपके पास पंप लगा हुआ है, ठीक है, आपके पास पंप लगा हुआ है, तो ये डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे। और आपके पास एक टैंक है या कंटेनर है, उस टैंक या कंटेनर में क्या होता है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ सिंथेटिक ट्यूब्स, ठीक है ना। आपने ना ट्यूब्स का इस तरह से नेटवर्क बनाया होता है, ठीक है, और ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है। तो ये ट्यूब्स हैं, इनका नेटवर्क है इस कंटेनर के अंदर। और इस ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी है, मेड अप ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है वो सेलोफेन मेम्ब्रेन से मिलके बनी है, जो कि क्या है, जो कि आपके पास सेलुलोज से ड्राइव होती है, ठीक है। सेलुलोज इज द मेन ओरिजिन ऑफ द सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये पोरस होती है, ठीक है। इसमें माइक्रोपोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक करती है, जैसे कि सेल्स, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है ना। और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट अलाउज, दिस मेम्ब्रेन अलाउज द स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू बी मूव्ड अक्रॉस इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके पास ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, इसको हमने क्या किया होता है, इसको सस्पेंड किया होता है, कहाँ, किसके अंदर, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। लिहाजा यहाँ पे अगर मैं ना एक ट्यूब बनाता हूँ, ठीक है, हम पता क्या करते हैं, हम इस ट्यूब के अंदर से ब्लड को गुजारते हैं। और इस ट्यूब के बाहर क्या पड़ा हुआ है, इस ट्यूब के बाहर पड़ा हुआ है डायलाइसिस फ्लूइड, यानी उस टैंक के अंदर हमने डायलाइसिस फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और हमने उसके अंदर ट्यूब्स रखी हुई हैं, ठीक है। और ट्यूब की जो वॉल है ना, ये जो ट्यूब की वॉल है ये मिलके बनी हुई है सेलोफेन से, और ये एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जैसे कि आपने पेरिटोनियल डायलिसिस में देखा था कि आपके पास जो पेरिटोनियम है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो इट हैज टू स्पेसेस, इसके अंदर दो स्पेसेस होती हैं, विच इज सेपरेटेड बाय थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जो आपस से सेपरेटेड होती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, यानी सेलोफेन मेम्ब्रेन से। अंदर वाली स्पेस में आपके पास ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, बाहर वाली स्पेस में डायलिसिस फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है। द डायलाइजेट हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड एक्सेप्ट इट लैक्स नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होंगी। और हम इसको प्रेशर के जरिए मूव करवा रहे होंगे फ्रॉम द ट्यूब्स, द ब्लड पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, वो सिंपली आपको घुमा रहा है, वो आपको ये नहीं बता रहा ट्यूब के अंदर से या इस तरह से, वो आपको वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन कह रहा है, और कह रहा है दूसरा जो फ्लूइड है वो दूसरी साइड पे मूव कर रहा है। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास फ्रॉम द ब्लड, तो ब्लड से ये सारी चीजें बाहर निकल के आपके पास इस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। और ऐसा होता है कि जो डायलाइसिस फ्लूइड के यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, स्मॉल साइज सब्सटेंसेस, वो भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, पोरस मेम्ब्रेन के क्रॉस इनटू द ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, टू बिगिन द प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर शुरू करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इंसिजन देंगे। एक सर्जन जो है वो क्या करेगा, इंसिजन देगा आर्म के अंदर, मोस्ट कॉमनली या फिर लेग के अंदर, टू कनेक्ट एन आर्टरी एंड वेन। एक आर्टरी और वेन के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन किया जाता है। आपको पता ना कि पहले आर्टरी आती है, फिर कैपिलरी आती है, फिर वेन आती है। तो अगर हम आर्टरी का डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, किसी वेन के साथ, किसी बड़ी वेन के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास हमने फिस्ट्यूला क्रिएट कर दिया, ठीक है, फिस्ट्यूला। अब याद रखिए कि अगर हम ना नेचुरली नेचुरली किसी आर्टरी का किसी वेन से डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, यानी कि नेचुरली हम सीधा सीधा एक फिस्टुला क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो होगा सिमिनो फिस्टुला, ठीक है, वो होगा सिमिनो फिस्टुला। लेकिन हम ऐसा कर देते हैं कि हम अगर ट्यूब लगा दें, ठीक है, कोई ऐसी ट्यूब लगा दें आर्टरी और वेन के दरमियान जो इनको कनेक्ट कर रही हो, ठीक है, इस ट्यूब को कहते हैं गॉर्टेक्स, गॉर्टेक्स ग्राफ्ट, ठीक है। ये एक ट्यूब है, ठीक है, एक वास्कुलर ट्यूब है जो कि है गॉर्टेक्स ग्राफ्ट। इसके जरिए अगर हम कनेक्शन करते हैं तो इसको कहते हैं गॉर्टेक्स फिस्टुला, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब है दैट कनेक्ट्स द आर्टरी और वेन। और यहाँ पे समटाइम्स एक डायरेक्ट कनेक्शन हम लगा सकते हैं बिटवीन द आर्टरी एंड वेन,
और हम इसको कहते हैं ये सिमिनो फिस्टुला है। तो आपको गॉर्टेक्स और सिमिनो के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। ये आपको पिक्चर में, ऊपर वाली पिक्चर में गॉर्टेक्स ट्यूब दिखाई गई है, ठीक है। और आपको इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, आपको एक फिस्टुला दिखाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपली अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक आर्टरी है, वो आ रही है, ठीक है, और हमने पकड़ के उसका किसी वेन से डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास जो आपने एक शंट क्रिएट किया है, ठीक है, एक शॉर्टकट क्रिएट किया है, इसको फिस्टुला कहते हैं, ठीक है। अब याद रखिए कि ना यहाँ पे हम नीडल्स लगाएंगे, 2 नीडल्स, ठीक है। कुछ बुक्स कहती हैं कि हम एक नीडल लगाते हैं आर्टरी के अंदर और एक लगाते हैं वेन के अंदर, ठीक है। यानी फिस्टुला का आर्टीरियल पार्ट होता है एक तरफ फिस्टुला का वीनस पार्ट होता है। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ बुक्स कहती हैं कि हम आर्टीरियल पार्ट में एक नीडल लगाएंगे और एक वीनस पार्ट में नीडल लगाएंगे। जो आर्टीरियल पार्ट में नीडल लगाएंगे ना, ये नीडल क्या करेगी, ये ब्लड को लेके जाएगी डायलाइजर की तरफ। और जो वीनस पार्ट की तरफ आप नीडल लगाएंगे, वो वाली नीडल बेसिकली ट्यूब के जरिए ब्लड लेके आएगी डायलिसिस मशीन से, ठीक है ना। लेकिन लेकिन आपके पास इस पिक्चर में जो चीज शो की गई है, इसको जरा देखें, ठीक है ना, कि आपके पास दोनों की दोनों नीडल्स के एक नीडल जिसने ट्यूब के जरिए ब्लड को लेके जाना है डायलिसिस मशीन की तरफ, इसको कहते हैं बेसिकली रेड नीडल, जो कि डायलिसिस मशीन की तरफ ब्लड लेके जाती है, और जो वापस लेके आती है उसको ब्लू नीडल कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को आपने वेन में लगाया हुआ है, ठीक है। लिहाजा ये भी आपके पास करेक्ट ही है, ये आपके पास गलत चीज नहीं है, ठीक है ना, कि आप आर्टीरियल पार्ट और वीनस पार्ट इन दोनों पार्ट्स में भी नीडल लगा सकते हैं अलग अलग से, या आप वीनस पार्ट में डायरेक्टली दोनों नीडल्स लगा सकते हैं। मेन काम ये है कि एक नीडल ने ब्लड को लेके जाना है, एक ने वापस लेके आना है। When the circuit is complete, जब आपने फिस्टुला क्रिएट कर लिया, two needles are inserted in the AV fistula, arteriovenous fistula. The one needle is connected to the artery. अब आपकी बुक ने आर्टरी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया हुआ है, और दूसरे एंड पे इट इज कनेक्टेड टू द डायलिसिस डिवाइस, ठीक है ना। लिहाजा ये रेड नीडल होगी, जो ब्लू नीडल होगी वो दूसरी तरफ से डायलिसिस मशीन से ब्लड लेके आएगी, और वो आपके पास वीनस पार्ट ऑफ द फिस्टुला में कनेक्शन दे रही होगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है कहाँ, ब्लड में होती है, पासिस गुजर जाती है इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट विच इज कनेक्टेड टू द अदर एंड टू द डायलिसिस डिवाइस बाय द ब्लू नीडल, ठीक है ना। दिस इज सिमिलर टू फंक्शन ऑफ द किडनी, बट इट इज डिफरेंट सिंस देर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। यानी कि आपके पास जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, प्राइमरीली आपने ये बात करनी है वेस्ट सब्सटेंसेस ब्लड से निकल के डायलिसिस फ्लूइड में चले गए, और उसी तरह से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं वो डायलिसिस फ्लूइड से इनटू द ब्लड जा सकते हैं। हीमोडायलिसिस इज नॉर्मली परफॉर्म्ड एज अ 4 आवर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। एक बुक है उसने 6 से 10 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी अपने जहन में आपने रखना है। 3 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 3 दफा, अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ डाइट एंड प्रॉपर फ्लूइड इनटेक, क्योंकि डेफिनेटली जितना आपके पास इम्पेयर्ड डाइट होगी उसका इनटेक या इम्पेयर्ड फ्लूइड इनटेक होगा, ठीक है ना, यानी कि आप ज्यादा फ्लूइड इनटेक कर रहे हो तो आपको उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ सकती है किसकी, हीमोडायलिसिस की, वरना आपकी बॉडी में फ्लूइड जमा होने लग जाएगा जो कि एडीमा की तरफ आपको लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये देखें इस पिक्चर के अंदर ये आदमी बैठा हुआ है, तो आपके पास ये ब्लड जो है निकला इसकी बॉडी से, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसमें हेपारीन का इंजेक्शन लगा दिया। अब हेपारीन क्या है, ये एक एंटी कोएगुलेंट है, ठीक है, ये एंटी कोएगुलेंट है, यानी ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा, ठीक है। आपकी बॉडी में तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि मशीन की वॉल में ये ब्लड जो है क्लॉट हो जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप हेपारीन यहाँ पे दे रहे हैं। अब यहाँ पे पंप के जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मूव कर रहे हैं टूवर्ड द टैंक, जो कंटेनर है हमारे पास जिसके अंदर ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड के साथ एक्सचेंज होगा, और आपके साथ जो क्लीन ब्लड है, जो साफ ब्लड है, वो वापस कहाँ पे जा रहा है, उसकी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इसको आपकी बुक ने ना बड़े ही एक ट्रिकी वे में लिखा हुआ है, बड़े अजीब अंदाज में लिखा हुआ है, कि यहाँ से देखें उसने कहा है द ब्लड मूव्स इनटू द ट्यूब ऑफ डायलाइजर फ्रॉम द टॉप थ्रू द ब्लड पंप, ठीक है ना। आपके पास क्या हो रहा है कि ये देखें, ये इससे ब्लड निकल के जा रहा है, और टॉप वाला जो एरिया, ऊपर वाला जो एरिया, उसके जरिए क्या हो रहा है, इनटू द डायलाइजर, डायलाइजर के अंदर ये सारा ब्लड जा रहा है, ठीक है ना। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू द डायलाइजर ब्लड लीव्स द मशीन फ्रॉम द बॉटम, ठीक है ना। डायलाइजर में से गुजरने के बाद बॉटम से, ये नीचे से आपके पास जो ब्लड है ये वापस चला गया,
ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी तरफ, एंड ट्रांसफर बैक इनटू द बॉडी वाया द वेन। ऑन द अदर हैंड, डायलाइजेट डायलाइसिस फ्लूइड pour into the machine from the bottom। ठीक है ना, डायलाइसिस फ्लूइड को हम क्या कर रहे हैं, बॉटम से, नीचे से हम इसको ऐड करवा रहे हैं इनटू द टैंक, इनटू द कंटेनर। ठीक है, और हम इसको टॉप से क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं, जो भी वेस्ट फ्लूइड हमारे पास क्रिएट हो रहा है आफ्टर एक्सचेंज, एंड which circulate around the membranous tube leaves the machine from top। The dialysate attracts certain substances, minerals, electrolytes, waste product to cross the membrane from the bottom। ठीक है ना, तो ये आपके पास, आपने इसको पढ़ लिया। डेफिनेटली आपकी बॉडी सोडियम को या पोटेशियम को निकाल नहीं रही है आपकी बॉडी से, ठीक है ना, तो उस हवाले से फिर ये होगा कि ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक्सेस अमाउंट में जो जमा हो रहे हैं बॉडी में वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स पिक्चर एक शेयर की गई है, ठीक है, आपके साथ, कि आपने क्या किया, आपने उसी तरह से पंप लगाया हुआ है, आपने मशीन लगाई हुई है, ठीक है, और आपने फ्रेश डायलाइजेट, यूज्ड डायलाइजेट, इन दोनों के लिए कंटेनर रखा हुआ है, आपने कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए एक बाथ रखा हुआ है, और आप कंप्रेस्ड एयर भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी आपके पास बात आ गई। अब यहाँ पे ना आपका थोड़ा सा टेस्ट है, आपका इम्तिहान है, ठीक है, कि आपको कितनी समझ आई है अभी तक जो भी हमने पढ़ा है आपको क्या समझ आई है उसमें से, ये एक इम्तिहान है आपके लिए। तो प्रोज एंड कॉन्स, दोनों मेथड्स के प्रोज एंड कॉन्स वो क्या है, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं, डैश कैन बी रिपीटेड 4 to 5 times a day। तो आपका आंसर होना चाहिए पेरिटोनियल डायलाइसिस, इसको हम रिपीट कर सकते हैं। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डैश इज मोबिलिटी, जिसमें आप मूव कर सकते हैं, यानी कि आप रेगुलर एक्टिविटीज को कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास पेरिटोनियल डायलाइसिस ही है। कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, तो इस केस में अगर देखा जाए तो नेफ्रोलॉजिस्ट का मानना है कि हीमोडायलाइसिस ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप मशीन के जरिए ब्लड को गुजार रहे हो। विच वन ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये वही बात आ गई मोबिलिटी से रिलेटेड, तो इसका आंसर भी क्या होगा, पेरिटोनियल डायलाइसिस। ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सी है, खुद सोचें, आपके पास मशीन कहाँ यूज हो रही है, हीमोडायलाइसिस में, तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, देन हम बात करते हैं कौन सी डायलाइसिस को हम घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, फिर से पेरिटोनियल डायलाइसिस। ठीक है ना, कौन सी डायलाइसिस जो है वो पेशेंट्स की तरफ से बेटर टॉलरेटेड है, यानी कि वो इजीली उसको टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास पेरिटोनियल डायलाइसिस है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक कैथीटर ऐड कर दिया, अब आपने सिंपल क्या करना है, उसके साथ डायलाइसिस बैग को अटैच करना है, फ्लूइड को अंदर की तरफ भेजना है, और कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद फ्लूइड को बाहर निकालना है, दैट्स इट। ठीक है ना, डैश इज मोर ऑफन कॉम्प्लिकेटेड विद एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जिस बंदे को एब्डोमिनल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कौन सी ऐसी डायलाइसिस है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट इज पेरिटोनियल डायलाइसिस। ठीक है ना, क्योंकि आपने कट देना होता है वहां पे, ठीक है, तो उस हवाले से ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। द सक्सेस ऑफ डैश इज वेरिएबल फ्रॉम दैट ऑफ डैश बिकॉज द परमेबिलिटी ऑफ पेरिटोनियम वेरीज अमंग द इंडिविजुअल्स। तो पेरिटोनियल डायलाइसिस की जो सक्सेस है वो वेरिएबल होती है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट लोगों में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की डिफरेंट थिकनेस होती है, और डिफरेंट थिकनेस होने की वजह से आपके पास उसमें डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जबकि हीमोडायलाइसिस जो होती है ना, इसमें आपको हर बंदे के लिए इक्वल रिजल्ट देखने को मिलता है। डैश हैज अ सिग्निफिकेंट रिस्क लाइक इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस। तो याद रखिए कि इन्फेक्शन के चांसेस किसमें बढ़ जाते हैं, चूंकि आप एक ही मशीन से काफी सारे लोगों का ब्लड गुजार रहे हैं, तो आपके पास हीमोडायलाइसिस के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें ब्लड बोर्न इन्फेक्शन है, इंजरी टू द ब्लड वेसल हो सकती है, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक डैमेज टू द ब्लड सेल्स हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि आप हेपारिन ऐड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हीमोडायलिसिस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। देन हम बात करते हैं तीसरी टाइप ऑफ डायलिसिस की, जिसको हम CRRT कहते हैं। CRRT यानी कि कंटिन्यूअस रिनाल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इट इज द सेम एज दैट ऑफ हीमोडायलिसिस, यानी कि हीमोडायलिसिस जिस तरह से है ना, ये उसी तरह से होती है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि इट इज यूज फॉर द पेशेंट्स वो आर इन क्रिटिकल कंडीशन, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है, एंड इट इज डिजाइंड फॉर द पेशेंट वो आर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल, यानी कि जो रिपीटेड प्रोसीजर्स को टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी बार बार आप नीडल लगाएंगे हीमोडायलिसिस में, बार बार उसको रिमूव करेंगे, पेरिटोनियल में बार बार आप उसको छेड़ेंगे कैथीटर को, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए CRRT होती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल बेहोश है, वो अनकॉन्शियस है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो आप पक्का पक्का उसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना, पक्का पक्का उसको मशीन पे शिफ्ट कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मशीन 24 घंटे चलती है। ठीक है, एक दफा शुरू होगी 24 घंटे तक चलेगी, या तो उस पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो जाएगी, या वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट को।
लास्ट हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट बच जाता है। डायलिसिस भी हमने कर ली, हमने किडनी की डिजीजेस भी कर ली, किडनी ट्रांसप्लांट हमारे पास रह गया। हमने इसको देखना है। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है ऑफ प्लेसिंग अ हेल्दी डोनर किडनी इन द बॉडी ऑफ अ क्रोनिक किडनी फेलियर पेशेंट। आपने डोनर से रिसिपिएंट में किडनी को ट्रांसफर करना है। इन यंग पेशेंट्स के अंदर जिनके पास किडनी फेलियर हो जाता है, ट्रांसप्लांटेशन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो क्या ही पूरी जिंदगी डायलिसिस करवाता रहेगा। ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। लिहाजा हमारे पास परमानेंट ट्रीटमेंट जो है वो ट्रांसप्लांट ही है, एज इट इम्प्रूव्स द एंड नॉर्मलाइजेस द लाइफ ऑफ पेशेंट, ठीक है ना। द डोनर किडनी इज प्लेस्ड इनटू द लोअर बेली ऑफ द पेशेंट ऑन द फ्रंट साइड। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हमने क्या किया, हमने बैक साइड पे, बैक ऑफ द, यू कैन से एब्डोमिनल कैविटी पे कट दिया, ठीक है ना, कमर के पास, और वहां पे हमने पुरानी किडनी निकाल दी, नहीं रख दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कोई हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं है, ये किडनी ट्रांसप्लांट है। आप उन किडनीज को उधर ही रहने देते हो, आप उनको छेड़ते नहीं हो। हाँ, आप एक्स्ट्रा किडनी, यानी उस बंदे के अंदर 3 किडनीज हो जाती है, उसके पास 3 किडनीज हो जाती हैं, और आप कहाँ पे इसको प्लेस करते हैं, लोअर बैली में, ठीक है, ऑफ द पेशेंट ऑन द फ्रंट साइड इन द इलिएक फोसा। इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वाई, ये क्यों हम करते हैं, हम इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, रिनाल ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल इन 80% ऑफ द केसेस। 80% केसेस में ये सक्सेसफुल है। इट इज डन इन 3 to 4 hours सर्जिकल प्रोसीजर। द किडनी में कम फ्रॉम आर डिसीज्ड ऑर्गन डोनर, यानी कि वो बंदा फौत भी हो चुका है, हम उससे किडनी निकाल सकते हैं। वो जिंदा है तो हम उससे किडनी निकाल सकते हैं। फर्क ये है कि जिंदा बंदा एक किडनी दे सकता है, फौत बंदा जो है वो 2 किडनीज दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। यहाँ पे आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। द फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट वाज डन बाय surgeon Joseph in Boston in 1954. This was the first successful human organ transplant procedure and took place between identical twin brothers, ठीक है ना। तो एक एक चीज यहाँ पे इसको आपने याद कर लेना है। A person getting a transplant most often gets 1 kidney. In rare cases, he or she may get 2 kidneys from a deceased donor. However, until the discovery of the immunosuppressive cyclosporin drug in 1983, the risk of organ rejection was very high and the kidney transplant was the treatment of last resort, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आगे पढ़नी है, ठीक है ना। आपने जो चीज यहाँ पे याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आप 5 से 20 साल उसकी जिंदगी इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी, रिसिपिएंट की, ठीक है ना। बाकी जो भी यहाँ पे इम्यूनोस्प्रेसिव और बाकी चीजें लिखी हुई हैं इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो व्हेन वी एक्चुअली डू द किडनी ट्रांसप्लांट, kidney transplant is done when the kidneys have lost about 90% of their ability to function, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 85% के करीब आपके पास किडनी का फंक्शन लॉस हो जाए तो हम कहते हैं भाई इसकी किडनी मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो इसी हवाले से फिर हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि भाई आप क्या कराओ, आप अब यहाँ तो डायलिसिस कराओ अगर तो पॉसिबल हुआ, और यहाँ फिर आप क्या करा लो, आप ट्रांसप्लांट करवा लो, जो कि परमानेंट सोल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि आपको जिंदा रहने के लिए दोनों किडनीज की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एक किडनी के सर पे जी सकते हैं। इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, सारा कुछ पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो चलते हैं आगे ट्रांसप्लांट की तरफ। लिवर डोनर, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट एंड कैडावेरिक ट्रांसप्लांट, ठीक है ना। आपके पास 2 टाइप्स होती हैं ट्रांसप्लांट की भी। अगर जिंदा पर्सन से आप किडनी ले रहे हो तो लिविंग ट्रांसप्लांट है। अगर आप मुर्दा पर्सन से निकाल रहे हैं, डेथ के बाद किडनी निकाल रहे हैं उसकी, तो कैडावेरिक या डिसीज्ड डोनर ट्रांसप्लांट है। द लिविंग डोनर कैन लिव हेल्दी लाइफ विद अ सिंगल किडनी, वो सिंगल किडनी के साथ जिंदा रह सकता है। कौन सा ऐसा सर्जिकल मेथड है या ट्रांसप्लांट मेथड है लिविंग और नॉन लिविंग में से कि जिसमें आपके पास ज्यादा बेहतर जो डोनेटेड किडनी है वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकती है रिसिपिएंट की बॉडी में। तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि लिविंग के अंदर, ठीक है। तो लिविंग ट्रांसप्लांट के अंदर ज्यादा देर तक किडनी सर्वाइव कर जाती है, ठीक है, रिसिपिएंट की बॉडी में। व्हाट हैपेंस टू द नेटिव किडनी, उसकी अपनी किडनीज जो उसके पास थी उनका क्या होगा, हम उनको उधर ही रहने देंगे। दे आर लेफ्ट इन देयर ओन प्लेस, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करने के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कोई बंदा पकड़ें, डोनर पकड़ें और रिसिपिएंट पकड़ें और उनको कहें कि भाई आप 3 दफा कबूल बोलो और आपकी शादी होगी, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर मेथड होता है इसके पीछे, ठीक है ना। किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आपके पास कम से कम 3 चीजों का ख्याल रखना है आपने, ठीक है ना। अगर तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो आप इन 3 चीजों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले उनका सेम ब्लड टाइप होना चाहिए, ठीक है ना।
उनका सेम ब्लड टाइप होना चाहिए। अगर उनका ब्लड ही डिफरेंट हुआ तो आप किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी। इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपके ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या है, आपके पास डोनर और रिसिपिएंट मस्ट मैच ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। अब सपोज आपके पास ना ये एक डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की सरफेस पे आपको ना एंटीजन मिलता है, इसको कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है ना। लेकिन क्या ये सिर्फ डब्ल्यूबीसी की सरफेस पे मिलता है? याद रखें इसकी भी क्लासेस होती हैं। एक क्लास 1 एचएलए होती है, एक क्लास 2 एचएलए होती है, ठीक है ना। जो क्लास 1 होती है ना, वो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं उन सब पे प्रेजेंट होती है। यानी हर वो सेल जिसके पास न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्लास 1 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मौजूद होगी। और क्लास 2 एचएलए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एपीसीज के पास है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी कि मैक्रोफेजेस, यानी कि बी सेल, यानी कि डेंड्रिटिक सेल, ठीक है ना। इनके पास क्या होगा, इनके पास क्लास 2 एंटीजन होगा। अगर आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का नहीं पता, आप बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में जाके वहां पे मेरी इम्यूनिटी से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी को इकट्ठे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो वहां पे ये सब कुछ एक्सप्लेन है। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास ना ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लिएटेड सेल है, ये एक टी लिम्फोसाइट है, तो इसके पास क्या होगी, इसके पास क्लास 1 एचएलए होगी, ठीक है ना। ये प्रोटीन्स कहाँ पे होती हैं, विच आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। इनको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन पता कहते क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ये डब्ल्यूबीसीज की सरफेस पे आइडेंटिफाई हुई थी या डिस्कवर हुई थी, वरना हर न्यूक्लिएटेड सेल के पास क्लास 1 एचएलए होती है, और जो एपीसीज होते हैं उनके पास क्लास 2 और क्लास 1 एचएलए होती है, ठीक है ना। एज क्लोजली एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो आपके पास डोनर और रिसिपिएंट के एचएलए को क्लोजली मैच करना चाहिए, ठीक है ना। उनको क्लोजली आपस में मैच करना चाहिए, ठीक है। कितनी एचएलएस होती हैं हम पढ़ लेते हैं। सो द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इम्प्लांटेड किडनी बाय द इम्यून सिस्टम, पर्टिकुलरली द एचएलए शुड बी मिनिमाइज एट द लेवल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट न्यू किडनी, ठीक है ना। इस लेवल पे आपकी एचएलएस मैच होनी चाहिए कि आपके पास जो न्यू किडनी है उसको बॉडी एक्सेप्ट कर ले। लिहाजा एवरी पर्सन हैज 6 एचएलएस, हर बंदे के पास 6 एचएलए होती हैं सेल की सरफेस पे। द मोर एचएलएस दैट मैच बिटवीन द डोनर एंड रिसिपिएंट, द हायर द लाइकलीहुड दैट द रिसिपिएंट्स बॉडी विल एक्सेप्ट द डोनर किडनी, ठीक है। ट्रांसप्लांट सर्जन्स लाइक टू सी अ मैच ऑफ 3 और मोर एचएलए, यानी कि कम से कम 3, 6 है ना टोटल, तो कम से कम 3 एचएलए मैच होनी चाहिए, या इससे ज्यादा हो तो बेहतरीन है। लेकिन ऐसा है क्यों, सपोज ये आपके पास किडनी है, ये किसकी किडनी है, ये डोनर की किडनी है, ठीक है। डोनर की किडनी है, उसके सेल्स हैं, डेफिनेटली किडनी के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इन सेल्स के पास HLA-1 होगी। फिर इसके अलावा किडनी टिश्यू के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मैक्रोफेजेस भी होंगे, ठीक है। डोनर के मैक्रोफेजेस, तो उनके पास HLA-2 भी होगी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आपके पास HLA-1 है, रिसिपिएंट का जो CD8 सेल होता है, ठीक है, रिसिपिएंट का जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है जिसके ऊपर CD8 रिसेप्टर होता है, ठीक है ना, वो इस HLA-1 को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन द सेम वे आपके पास जो CD4 रिसेप्टर वाला सेल है रिसिपिएंट का, यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है, वो इस HLA-2 को रिकॉग्नाइज करके क्या कर सकता है, इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। यानी कि हेल्पर टी सेल HLA-2 को रिकॉग्नाइज करेगा, और वो बी लिम्फोसाइट्स को मैसेज देगा कि इस HLA के खिलाफ क्या करो, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दो, ठीक है ना। जबकि HLA-1 के केस में क्या हुआ कि CD8 रिसेप्टर रखने वाला सेल, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल रिसिपिएंट का, उसने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। लिहाजा आपके पास जितने ज्यादा HLAs मैच होंगे उतनी ही ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कम होगी, बात खत्म होगी। थर्ड, द डोनर्स ब्लड मस्ट नॉट इनिशिएट एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स विद द रिसिपिएंट्स ब्लड, ठीक है ना। आपके पास इन दोनों के दरमियान एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं नेगेटिव क्रॉस मैच, विच द ट्रांसप्लांट टीम टेस्ट बाय मिक्सिंग द सैंपल ऑफ ब्लड फ्रॉम ईच इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। तो हम क्रॉस मैचिंग कर लेते हैं, हम ये सारे टेस्ट करने के बाद फिर किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि प्रोसीजर हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले ये वही बात है कि हम क्या करते हैं, हम उसका क्रॉस मैचिंग करते हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, मेन जो हमारे पास प्रोसीजर है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम इंसिजन देंगे, ठीक है। हम इंसिजन देंगे फ्रंट पे, लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने क्या किया, इंसिजन दे दिया, ठीक है।
फिर हम वहां से मसल्स वगैरह को सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, वहां पे हम सारा अपनी स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने ना एक चीज याद रखनी है कि आपके पास जो एब्डोमिनल अयोटा आती है ना, ये जो अयोटा आपके पास आ रही है, ये एब्डोमिनल अयोटा दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है, उनको कहते हैं कॉमन इलिएक आर्टरीज, ठीक है। और उन कॉमन इलियक आर्टरीज ने आगे डिवाइड होना होता है एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक के अंदर। यानी कि कॉमन इलियक जो है, ये सपोज यहां से आई, तो ये एक्सटर्नल इलियक के तौर पे आगे लेग्स के अंदर कंटिन्यू कर गई, ठीक है ना। और जो इसकी इंटरनल इलियक है वो जेनिटिलिया की तरफ चले गई, ठीक है ना। यहाँ पे इस पिक्चर को यही शो करने के लिए दिखाया हुआ है कि आप यहाँ पे गौर करें कि आपके पास अयोटा थी, अयोटा से आपके पास कॉमन इलियक आर्टरी निकली, कॉमन इलियक आर्टरी से आपके पास एक ये आर्टरी जा रही है लेग्स की तरफ, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल इलियक है, और एक अंदर की तरफ है जो कि इंटरनल इलियक है, और इसी तरह से इसके कोरस्पॉन्डिंगली एक्सटर्नल और इंटरनल और कॉमन इलियक वेन्स भी होंगी। अब यहाँ पे हम आंसर करते हैं, ठीक है ना, कि आपके पास हमने क्या किया, ये ट्रांसप्लांटेड किडनी है, ठीक है। ये किडनी आपने कहाँ रखी हुई है, आपने इलियक फोसा में रखी हुई है, ठीक है, इलियक फोसा। यानी कि आपके पास ये हिप बोन है ना, आपको पता है हिप बोन तीन बोन से मिलकर बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये जो ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला ब्रॉड पार्ट जो होता है ये इलियम होता है, ठीक है ना। और इलियम के अंदर ये जो खाली जगह है यहाँ पे अंदर की तरफ, ये होता है इलियक फोसा, यहाँ पे आप किडनी रखते हो। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है इजी एक्सेसिबिलिटी, इजी सर्जिकल एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। और आप जो न्यू किडनी प्लेस करते हो वो आप सुपरफिशियली रखते हो, ठीक है ना, जबकि आपकी बॉडी की जो किडनीज नेचुरली प्रेजेंट है वो डीप प्रेजेंट है, ठीक है, और वो रिब्स के जरिए प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो किडनी आपने रखी है, ठीक है ना, इसका आप इजी कनेक्शन कर सकते हो, इसको यहाँ पे रखने की वजह से आप इसका इजी कनेक्शन कर सकते हो। आप क्या करोगे, इस किडनी की रिनाल आर्टरी का कनेक्शन करेंगे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के साथ, और रिनाल वेन का कनेक्शन करेंगे एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ, और आप इसकी यूरेटर का कनेक्शन कर देंगे ब्लैडर के साथ, ठीक है। तो ये वजह थी कि आपके पास ये किडनी जो है हम इसको यहाँ पे क्यों रखते हैं, और यही खिचड़ी जो हमने पकाई थी ऊपर कि अयोटा डिवाइड होती है, ये क्यों पकाई थी। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसको जरा देखें, कितनी ही ये प्यारी पिक्चर है। ये आपके पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ये एक्सटर्नल इलियक वेन है, ठीक है, और ये किडनी का कनेक्शन है, और यूरेटर का आपने ब्लैडर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किडनी डोनेशन इज रिलेटिवली अ सेफ ऑपरेशन, ठीक है, एक सेफ ऑपरेशन होता है, महफूज होता है, एंड मैनी डोनर्स विल नेवर फील द लॉस ऑफ देयर सेकंड किडनी। अब यहाँ पे हमने बात की थी, हम इसकी भी वजह जानेंगे। इसकी वजह होती है कंपनसेशन हाइपरट्रॉफी। एक किडनी जब आप निकालते हो ना, तो सारा का सारा लोड जो होता है वो दूसरी किडनी पे पड़ जाता है। वो फिर क्या करती है, अपने आप को साइज में इंक्रीज कर लेती है, उस साइज में इंक्रीज कर जाने को हम कहते हैं कंपनसेशन हाइपरट्रॉफी ऑफ द किडनी, ठीक है ना। इट इज मोस्ट एक्सपेंडेबल ऑर्गन, यानी कि बहुत ही आसानी से आप किसी को देख सकते हैं। सो गिविंग अप अ किडनी causes no disadvantage to your long term health. In fact, studies have shown that kidney donors actually live longer than the general population. ये जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, बिकॉज डोनर्स केम फ्रॉम अ पूल ऑफ पीपल इन गुड हेल्थ, ठीक है ना। ये गुड हेल्थ वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनसे हम किडनी निकालते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी बीमार बंदे से हम किडनी निकालें। Just think, people have no problem having only one kidney. So we have to ask, why did Allah give us two kidneys? अल्लाह पाक ने हमें दो किडनीज क्यों दी? Perhaps it is you would have an extra one to donate and save a life. शायद इसीलिए कि आप एक किडनी को डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव मैयर। आपने किडनी ट्रांसप्लांट से पहले प्री ऑपरेटिव मैयर किए थे, यानी कि आपने क्रॉस मैचिंग की थी। उसके बाद आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया, अभी भी जान नहीं छूटी। टू प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलती हैं आर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। एक तो आपका वो किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकता है, कैसे मैंने बता दिया। HLA-1 एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, CD8 सेल यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। और HLA-2 को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, हेल्पर टी सेल, जो कि शोर मचाएगा और बी सेल से एंटीबॉडीज बनवाएगा, और मैक्रोफेजेस को भी ये अट्रैक्ट करेगा कि इधर आओ और इसको डिस्ट्रॉय करो, ठीक है ना। रिसिपिएंट के सेल्स जो होते हैं बेसिकली वो डोनर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से आपके पास जो डोनर की किडनी के HLA-2 एंटीजन रखने वाले सेल, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल है या कोई मैक्रोफेज है जो डोनर की किडनी में पड़ा हुआ है, ये मूव कर सकता है, ये मूव करके
लिम्फेटिक सर्कुलेशन ऑफ द रिसिपिएंट में आ सकता है। वहां पे लिम्फ नोड में अगर इसको डिटेक्ट कर लिया गया ना, तो फिर उसकी वजह से भी अग्रेसिव रिस्पॉन्स जो है जनरेट हो जाता है। तो एक तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, ठीक है। अब ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को कम करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, ऐसा ड्रग देते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। उसका नाम क्या है? साइक्लोस्पोरिन। और इसके क्या है? इसके साइड इफेक्ट हैं, इसके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि एक प्रॉब्लम हमारे पास आई थी, उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया, और उस सोल्यूशन के साथ भी हमें क्या हुई? एक प्रॉब्लम मिल गई। पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक मेडिकेशंस सच एज साइक्लोस्पोरिन to suppress their immune system in order to prevent rejection of the transplanted kidney. If at any point a recipient stop taking the medicine, rejection can occur even after 10 to 15 years. यानी कि इनको पूरी जिंदगी के लिए तकरीबन क्या करना पड़ता है? दवाई खानी पड़ती है इम्यूनोसप्रेशन के लिए। These problems are usually treated simultaneously by adding extra doses of steroid. क्यों? क्योंकि स्टीरॉयड भी इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस करते हैं, उसको डाउन करते हैं, ठीक है ना। अब इससे हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? एक तो पेन है, वो तो सर्जरी की वजह से है डेफिनेटली, या आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्गन रखा है इलियक फोसा में, तो डिस्कम्फर्ट हो सकती है। डिलेड वाउंड हीलिंग, ठीक है ना। ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी हो सकती है, लीकेज और ब्लॉकेज ऑफ द यूरेटर हो सकती है, एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो मेन आपके पास काम है ना, वो ये है, आप इम्यून सिस्टम सप्रेस कर रहे हैं, किसका? रिसिपिएंट का। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाएगा, जैसे कि एड्स के अंदर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कैंसर भी, चूंकि उसको भी इम्यून सिस्टम ने देखना होता है, तो उसका भी रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास डोनर को बचाने का यही एक तरीका था, ठीक है। हम उसको साइक्लोस्पोरिन देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, उसको कहते हैं भाई दवाई खाओ और जाओ मौज करो। द ट्रांसप्लांटेड किडनी इज मोर वल्नरेबल टू ट्रॉमेटिक इंजरी। जो आपने किडनी ट्रांसप्लांट की है, ये ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा एक्सपोज्ड है ट्रॉमेटिक इंजरी के लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि जो नेचुरल किडनीज होती हैं वो आपके पास प्रोटेक्टेड रहती हैं? तो आंसर आप में से बच्चों को पता भी चल गया होगा, जो शार्प बच्चे हैं जिन्होंने इस लेक्चर को गौर से सुना, उनको पता है कि मैंने बोला था कि लास्ट टू रिब्स जो होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इलियक फोसा के अंदर प्रोटेक्शन किडनी को उस तरह से नहीं मिल रही, ठीक है ना। सो बिसाइड ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस, ये मेन बात है आज के लेक्चर की, ठीक है। इस पे लेक्चर एंड करते हैं। Beside all these complications, studies reveal that people who have done their kidney transplant live better and longer life than those who keep on dialysis. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है all is well if the end is well, ठीक है। सुबह 5 बजे उठ के एकेडमी जाना पड़ता है, खाना छोड़ना पड़ता है, स्लीप छोड़नी पड़ती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल। और आपको पता है कि आपके लिए अच्छा एंड क्या है, तो उसके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। हैव अ वेरी गुड टाइम, हैव अ वेरी गुड डे।